बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, ये पार्ट 2 है लिवर के लेक्चर का। लिवर की जो ट्रॉमाज हैं या जो सर्जिकल कंडीशन हैं उनको डिटेल में स्टडी करने से पहले बच्चे ये चीज़ें समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिवर के अंदर किस किस की जनरल बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें, ये चार्ल्स टरकोट प्यूग क्लासिफिकेशन सिस्टम है हिपेटोसेलुलर डैमेज का, हिपेटोसेलुलर फंक्शन का, जो कि खास तौर पे सिरोटिक लिवर में आपको काम आता है। मेडिसिन में भी ये टेबल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, सर्जरी में भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दफा इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने 5 पैरामीटर्स को यूज करते हुए चाइल्ड को टरकोट क्लासिफिकेशन सीटीपी जो है उसकी 3 टाइप्स बनाई हैं, ए बी और सी। ये जैसे आपके पास ये वाली तीनों हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों जो आपकी बातें हैं इसकी बेस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि लिवर की जो ट्रॉमा है या जो लिवर की डिजीज है उसकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। तो हमने तीन तीन तरीके से डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स भी असाइन किए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। जितनी ज्यादा सिवियरिटी होगी उसके हिसाब से पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। बिलिरुबिन का लेवल अगर 34 माइक्रो मोल पर लीटर से कम है तो 1 पॉइंट, 34 से 50 के बीच में है तो 2, और इस 50 से ज्यादा है तो 3। बेसिकली आपको 34 से 50 की रेंज याद होनी चाहिए, तो आप 1 पॉइंट और 3 पॉइंट वाली खुद ही लिख लेंगे। 34 से कम 1 है और 50 से ज्यादा 3 है। इस तरह एल्ब्यूमिन का लेवल आपको आना चाहिए कि 25 टू 35 ग्राम पर लीटर है, ये ग्राम पर डेसीलीटर नहीं है, याद रखिएगा ये वाली बात। तो अगर 25 से कम है एल्ब्यूमिन तो 3 पॉइंट, क्योंकि एल्ब्यूमिन का ज्यादा होना बेहतर बात है। लिवर जो है वो सोर्स है एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन का, तो अगर वो लिवर है ही नहीं तो उसका मतलब है लिवर डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन नहीं है, ठीक है। और 35 से ज्यादा है तो उसका मतलब है कि इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद है बच्चे एसाइटिस जो है वो नन है ही नहीं, इजीली कंट्रोल्ड है या पुअरली कंट्रोल्ड। एंसेफेलोपैथी नन, ग्रेड 1-2 या ग्रेड 3-4। और आईएनआर जो है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये 1.7 से कम है, 1.7 से 2.2 तक है या 2.2 से ज्यादा है। अगर 1.7 से कम है तो इसका मतलब है कि कोगुलेशन कैस्केड और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और नॉर्मल रेंज के अंदर बॉडी का जो फंक्शंस हैं वो काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिवर। अगर इससे ज्यादा है तो उसका मतलब है कि लिवर जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा और हेमरेजिक टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं इस कंडीशन के अंदर। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टेबल, जी, नेक्स्ट टेबल बच्चे जो ये आपको हमेशा आना चाहिए, ये क्राइटेरिया ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन का। बच्चे नॉर्मली हेट्रोटॉपिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि अपनी उस जगह पे नहीं मौजूद जिस पे उसको होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ऑर्थोटॉपिक उसका ऑपोजिट है। तो ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट से मुराद ऑर्थोटॉपिक का मतलब है उसी जगह पे, सेम प्लेस पे। तो ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि जब किसी बंदे का आप लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो डोनर से जो आप लिवर का टिश्यू लेंगे उसको आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ही लोकेट करेंगे, वहां पे ही उसकी सेटिंग करेंगे, क्योंकि जो आपका रिसिपिएंट है उसका जो लिवर था वो भी उसी जगह पे था। तो सेम जगह पे किसी ऑर्गन को प्लेस करने से मुराद ऑर्थोटॉपिक है, ठीक है। इस केस में ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। बच्चे, ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत जो है एक्यूट कंडीशंस में बहुत ज्यादा पड़ती है और इसकी 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज होती हैं। ये मेडिसिन का टिपिकल क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि लिवर ट्रांसप्लांट का क्राइटेरिया जो है वो लिखें। तो वो 2 तरह का होता है, डेविड सर ने भी बहुत क्लियरली इन लोगों ने दिया है। एक है पैरासिटामोल इंड्यूस्ड इंजरी और दूसरी है नॉन पैरासिटामोल इंड्यूस्ड इंजरी, ठीक हो गया। और उसके साथ कहता है कि अगर इन 2 पॉइंट्स के अलावा नीचे वाले जितनी भी कंडीशंस दी हैं उनमें से कोई 3 चीजें मौजूद हों तो लिवर ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन बनती ही बनती है एक्यूट कंडीशंस में। मैं क्रॉनिक की बात नहीं कर रहा। पैरासिटामोल इंड्यूस के अंदर आप देखें कि पीएच जो है जहां पे मेरा एरो मूव कर रहा है, अगर 7.3 से कम है, चाहे एंसेफेलोपैथी का जो भी ग्रेड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एसिडोटिक पीएच है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 सेकंड से ज्यादा है, साथ सीरम क्रिएटिनिन जो है वो 300 माइक्रोमोल पर लीटर से ज्यादा और ग्रेड 3-4 एंसेफेलोपैथी है। और नॉन पैरासिटामोल इंड्यूस्ड के अंदर आप लोग कहते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 100 से ज्यादा है लेकिन उसके साथ कोई एक इनमें से चीज हो। अब आप लोग ये देखें कि पैरासिटामोल इंड्यूस्ड के अंदर उसने 4 पैरामीटर खुद ही डिफाइन कर दिए हैं, पीएच, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सीरम क्रिएटिनिन और एंसेफेलोपैथी। लेकिन नॉन पैरासिटामोल इंड्यूस्ड में प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 से ज्यादा और जो नीचे दिए हुए फैक्टर्स हैं इनमें से कुछ 3 होने चाहिए। एज लेस देन 10 या 40 से कम, एज ग्रेटर देन 10 या 40 से कम, एटियोलॉजी नॉन ए नॉन बी हेलोथेन और इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मोर देन 7 डेज जॉन्डिस बिफोर एंसेफेलोपैथी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ग्रेटर देन 50 सेकंड्स या बिलिरुबिन
ग्रेटर देन 300 माइक्रोमोल पर लीटर। तो इसके पैरामीटर्स जो हैं वो पैरामीटर्स ऊपर वाले से ही कुछ ना कुछ मिल रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों को लाज़मी पता होना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट का क्राइटेरिया टिपिकल क्वेश्चन है मेडिसिन के पेपर का, आपके वाइवा का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिनिकल लाइफ में भी आपको ये चीज़ काम आएगी। लिवर ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह अब कॉमनली होने लग गया है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए जी, बच्चे ये एक और क्राइटेरिया लिवर की ट्रांसप्लांटेशन का मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमें ये फाइनल ईयर के लेक्चर्स में भी पढ़ाया गया था। ऑब्वियसली आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो मैंने पिछला आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन का क्राइटेरिया बताया है, वो एक्यूट कंडीशंस के लिए हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमने कैंसरस कंडीशंस की बात नहीं की। लेकिन मिलान क्राइटेरिया जो है, ये स्पेसिफिकली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के केस में लिवर ट्रांसप्लांटेशन का क्राइटेरिया है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर एक नोड्यूल या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लिवर के अंदर फैला हुआ तो 5 सेंटीमीटर से कम सॉरी 5 सेंटीमीटर से कम अगर एक बड़ा नोड्यूल है, तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। 2 टू 3 नोड्यूल्स हैं और साढ़े 3 सेंटीमीटर से कम है, तो भी आपको करना चाहिए। अगर वास्कुलर इन्वेजन अब तक नहीं हुई और एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट में भी नहीं है, एचसीसी जो है वो लिवर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर भी आपको ये करना चाहिए। ये जनरल बातें बच्चे समझना ज़रूरी थी, इससे पहले कि हम लोग लिवर की सर्जरी की डिजीज़ेज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस करें। नाउ वी मूव ऑन टू वन एंड द अदर डिजीज़ेज़। ओके, बच्चे लिवर के ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे अपने जनरल सर्जरी के लेक्चर के अंदर। अभी जो सिस्टेमिक सर्जरी है, इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसके अंदर जो टॉप नॉच टॉपिक आता है, वो आता है अपर जीआईटी की ब्लीडिंग का, जिसके अंदर आती है एसोफेजियल वेरिसेस की ब्लीडिंग। डेविडसन में भी ये टॉपिक मेडिसिन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि अपर जीआईटी की ब्लीडिंग को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, वेरिशियल ब्लीडिंग और नॉन वेरिशियल ब्लीडिंग। तो वेरिशियल ब्लीडिंग जो कि वेरिसिस की वजह से एसोफेजियल वेरिसिस की वजह से बेसिकली पोर्टल हाइपरटेंशन और सिरोसिस की वजह से आज मैं आपको उसकी मैनेजमेंट कराऊंगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे के, मैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर इससे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। फाइनल ईयर का प्रॉफ पास नहीं होना चाहिए उस बच्चे का जिसको अपर जीआईटी की ब्लीडिंग की मैनेजमेंट नहीं आती, वेरिशियल की भी और नॉन वेरिशियल की भी। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। जी बच्चे, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एसोफेजियल वेरिसेस की मैनेजमेंट। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, एसोफेजियल वेरिसेस का देखें ऐसे है कि पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पहले से पता है कि मतलब पहले से पता से मुराद ये है कि हिस्ट्री की बेस पे आपको पता है, और अगर वो पेशेंट आपका रेगुलर पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में आपको फॉलो करता है या इवन इमरजेंसी में भी आता है, तो उसकी कोई ना कोई पहले हिस्ट्री ज़रूर होगी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, या फिर उससे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी हूँ, मुझे बवासीर भी है, साथ ही साथ मेरे मुँह से पहले भी एक दफ़ा खून आ चुका है, मुझे खून की उल्टी आ चुकी है। तो इन सब बातों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जिस जगह पे भी पोर्टल हाइपरटेंशन के केसेस आते हैं, तो वहाँ पे जो आपके पोर्टल एनास्टोमोसिस होते हैं, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस या पोर्टल एनास्टोमोसिस कह लें, जैसे आपका हेमोरॉइड्स का प्लेक्सस है, जैसे आपका एसोफेगस के लोअर एंड पे प्लेक्सस है, जैसे आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर जो आपका कम्युनिकेशन है वेन्स का आपस में, और पोर्टल सिस्टम है जो अम्बिलिकस पे मैनिफेस्ट होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पॉइंट आउट करती हैं कि बंदे को पोर्टल हाइपरटेंशन हो, तो इन-इन जगहों पे आपको उसकी डायलेटेड वेन्स मिल सकती हैं, ठीक है? अब आप ये देखें कि एसोफेजियल वेरिसिस का पेशेंट जो होगा, अगर एसोफेजियल वेरिशियल ब्लीडिंग आपने मैनेज करनी है, तो बेले ने ये मैनेजमेंट उसकी दी हुई है, बट इट इज़ नॉट द स्टेप वाइज़ मैनेजमेंट। तो मैं आपको एक-एक करके पहले बता देता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑब्वियसली बच्चे, ये पहले पहले हम जो ब्लड की सोसाइटी थी इंटरनेशनल, उन्होंने ये कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है तो आप होल ब्लड लगा दें। अगर किसी बंदे को थैलेसीमिया है तो होल ब्लड लगा दें। लेकिन जो न्यू अभी आई हैं गाइडलाइंस, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सिर्फ़ वो ही लगाया जाए, वो ही फॉर्म्ड एलिमेंट लगाया जाए। जैसे अगर आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी है, कोई बंदा एनीमिक है और उसके डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ठीक हैं, तो उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम लगाया जाए, ठीक है? इसी तरह उसके अंदर कोagulation फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है तो उसको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा लगाया जाए, या वॉन विली ब्रांड डिजीज के केस में क्रायो प्रेसिपिटेट लगाया जाए। तो कहने से मुराद ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आपने उस बंदे की लाज़मी करनी है जो एसोफेजियल वेरिसिस का पेशेंट है, उसके लिए होल ब्लड का इंतज़ाम लाज़मी कीजिए।
उसके बाद है करेक्ट कोगुलोपैथी। किसी भी किस्म का डिफेक्ट अगर है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग ऐसे तो नहीं हो रही ना, कोई उसके अंदर कोगुलोपैथी है, कुछ डिसऑर्डर है, इसी वजह से हो रही है। तो आप ये देखें कि जो होल ब्लड होगा उसके अंदर कोगुलोपैथी का भी इंतजाम होगा, उसके अंदर फैक्टर्स भी मौजूद होंगे, प्लेटलेट्स भी मौजूद होंगे। उसके बाद है एसोफेजियल बलून टेम्पोनेट, ये मैं अभी आप लोगों को डिटेल में इंशाल्लाह कराऊंगा। उसके बाद है बच्चे आपका ड्रग थेरेपी, वेजोप्रेसिन और ऑक्ट्रियोसाइड आप दे सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो वेजोप्रेसिन है, तो वो वेजोप्रेसिन के ही रिसेप्टर पे एक्ट करके वेजोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट लेके आता है, जिसकी वजह से जो डायलेटेड वेन्स होती हैं लोअर वन थर्ड ऑफ एसोफेगस या एसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन पे, वो कंस्ट्रक्ट करेंगी और उनमें से ब्लीडिंग नहीं होगी या कम हो जाएगी। ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो सोमेटोस्टेटिन का एक एनालॉग है। सोमेटोट्रोपिन जो होता है वो प्रो ग्रोथ हार्मोन होता है, लेकिन सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ इनहिबिटरी होता है। तो उसी का ये बेसिकली एक एनालॉग है जिसका डिफरेंट हार्मोन्स पे इफेक्ट है, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है एसोफेजियल वेरिसेस को स्टॉप करने में। इसके अलावा आप एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी या बैंडिंग भी कर सकते हैं। आप उन वेन्स की बैंडिंग कर दें, उन्हें बांध दें, या स्क्लेरोथेरेपी कर दें, कोई ऐसा एजेंट दे दें जो कि उन वेन्स को कोगुलेट, मतलब उसके अंदर कोगुलेशन करवा दे, उनका जो ओपन एंड है जिससे ब्लीडिंग हो रही है उसको बंद करवा दे। इसके अलावा पोर्टल वेन की पेटेंसी देखें, ठीक है, ट्रांसजेगुलर इंट्राहिपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक स्टेंट शंट्स करें। ये वाला टिप्स का प्रोसीजर मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ डिफरेंट सर्जरीज, पोर्टो सिस्टेमिक शंट्स, एसोफेजियल ट्रांजैक्शन, स्प्लीनेक्टमी एंड गैस्ट्रिक डिवास्कुलराइजेशन, ये सारे के सारे एंड प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहला काम आपको पेशेंट को स्टेबलाइज करने का है। अगर आपने पेशेंट को स्टेबलाइज ना किया तो यू विल फेल, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो बच्चे आए, मैं आप लोगों को थोड़ी सी, अब ये बेले ने तो रैंडमली बातें लिखी थी, मैं कुछ आप लोगों को स्पेसिफिकली बातें बता देता हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन आए जीआईटी, अपर जीआईटी की ब्लीडिंग का, तो आपने इवन कि ये वाइवा का स्टेशन आता है, ऑब्जर्व स्टेशन मेडिसिन में आता है, सर्जरी में भी आ जाता है। आपसे मैनेजमेंट पूछी जाती है, मुझे जिस तरीके से याद है मेरा मेडिसिन का वाइवा ये आया था एक पूरा स्टेशन। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपर जीआईटी की ब्लीडिंग की मैनेजमेंट के बगैर फाइनल ईयर का बच्चा एमबीबीएस पास नहीं कर सकता, इतनी जरूरी है ये, उसको हाल हाल में आनी चाहिए, क्योंकि अपने हॉस्पिटल में जाके देखना ही है अगले साल। ठीक हो गया। अच्छा, तो बच्चे आपको ये बताता हूँ कि जब भी कोई पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आएगा, आप कौन कौन से मैयर जैसे हैं फॉलो करेंगे। जो जो बच्चे मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किए, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो भूल चूक माफ। तो अब ये देखें बच्चे, सबसे पहली बात ये है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा हॉस्पिटल के अंदर, सबसे पहले आप उसके वाइटल्स को नोट करेंगे। वाइटल्स के अंदर बच्चे आ जाता है बीपी, साथ ही साथ आ जाएगी पल्स, साथ ही साथ उसकी आ जाएगी पल्स ऑक्सीमीट्री, यानी कि सैचुरेशन उसकी ऑक्सीजन की, ठीक हो गया। और बच्चे उसका रेस्पिरेटरी रेट भी आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा ये पूछ लेंगे कि उसने यूरिन आउटपुट लास्ट कब पास किया है और स्टूल कब पास किया है, ठीक है। और खास तौर पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं अपर जीआईटी की ब्लीडिंग की, तो आप लोग ये पूछेंगे कि हिमेटोमेसिस की कितनी एपिसोड हो चुकी है। उसके बाद बच्चे दूसरी चीज जो आप साथ ही साथ नर्स को कॉल करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। और कॉल फॉर हेल्प के अंदर बच्चे आप लोग क्या करेंगे कि सिस्टर को बुलाएंगे, उन्हें एडवाइस करेंगे कि वो 2 वाइड बोर आईवी लाइन पास करें, ठीक है। लेकिन हम लोग खुद भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर का काम है। तो 2 वाइड आईवी लाइन, वाइड बोर आईवी लाइन आईवी कैनूले आप लोग पास करेंगे। उसके बाद बच्चे फिल फोर आपने ये करना है कि पेशेंट को, क्योंकि हेमरेज हुआ, मतलब उसका हेमरेज हुआ है अंदर जीआईटी में, तो उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग उसको रिससिटेट करेंगे। रिससिटेशन के स्टेप के अंदर बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको फिल फोर ब्लड अवेलेबल नहीं है, बेस्ट जो चीज होती है वो ब्लड ही देना है, क्योंकि उसका लॉस भी ब्लड का हुआ है। लेकिन अगर उसका बीपी ऑब्वियसली कम होगा, उस बीपी को बहाल करने के लिए आपने रिससिटेट करना है पेशेंट को। तो रिससिटेशन के लिए बच्चे आप लोग फ्लूइड्स दें। अब फ्लूइड्स के अंदर बच्चे कौन सा फ्लूइड आ गया, फ्लूइड के अंदर सबसे जरूरी चीज बच्चे ये होनी चाहिए कि फ्लूइड कोल्ड ना हो, फ्लूइड वार्म टेम्परेचर पर मेंटेन हो। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं अवेलेबल उसको ठंडा करने की, तो उसको गर्म करने की, तो आप, मतलब आपको गर्म नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, तो आप उसको खुद गर्म करवा लें। इसके अंदर कोई मुजायका नहीं, आप थोड़ा सा पानी गर्म करवा के उसमें 10 मिनट के लिए भी ड्रिप रखें तो वो ठीक हो जाती है। दूसरी चीज बच्चे मैं आपको ये बताऊंगा, इस बात पे मैं इतना फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि हाइपोटेंसिव पेशेंट ऑलरेडी डिस्ट्रेस के अंदर होता है,
हाइपोथर्मिया का शिकार होता है वो। उसको अगर आप कोल्ड ड्रिप लगाएँगे तो वो तो और सफ़र करेगा, उसको सीवियर किस्म की शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इवन कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो आप लोग इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए छोटी-छोटी बातों पे लाज़मी तवज्जो देंगे, वरना बैठे-बिठाए मरीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फ्लूइड जो दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नॉर्मल सलाइन दे दिया है या आपने रिंगर्स लैक्टेट दे दिया, ठीक है? मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि फ्लूइड दें। अगर फिर आप अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि उसका बीपी जो है, वो वक़्त के साथ-साथ 30 मिनट्स के बाद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और सबसे अच्छा जो पैरामीटर होता है बच्चे, वो पल्स होता है। पल्स के ऊपर लाज़मी तवज्जो दें कि जब पेशेंट आया तो अब उसकी पल्स कैसी थी, अब उसकी पल्स कैसी है। तो पल्स इवन 15 मिनट्स में इम्प्रूव कर सकती है। पल्स को देखें, अगर वो बंदा जो है फ्लूइड से नहीं ठीक हो रहा, जो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स थे, तो फिर आप लोग कोलॉइड देने पे गौर कीजिए। कोलॉइड्स के अंदर बेसिकली प्रोटीन शामिल होती हैं और प्रोटीन का काम क्या है? दे इंक्रीज योर ऑनकोटिक प्रेशर। जब ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है बच्चे, तो फ्लूइड वेसल के अंदर रिटेन रहता है और वो बाहर लीक आउट नहीं करता। जब लीक आउट नहीं करेगा, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका बीपी मेंटेन रहेगा। लेकिन हमारी कॉमन प्रैक्टिस में कोलॉइड्स को ऐसे फिल फोर नहीं दिया जाता जीआईटी के ब्लीडिंग के पेशेंट्स को, ठीक है? पहले ब्लड को ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये उस सूरत में बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लड का इंतज़ाम हो रहा है और थोड़ा टाइम लग रहा है और पेशेंट जा रहा है, अल्लाह ना करे उसकी तबीयत खराब है, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद बच्चे आपको एक और बात बताता चलूँ कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो ब्लड ही है, ब्लड की ट्रांसफ्यूज़न। लेकिन आपको एक और चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कहीं पेशेंट को सपोर्ट्स की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग इतनी सीवियर तो नहीं थी। और सपोर्ट्स के अंदर 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंसिडर करते हैं। एक होती है डोपामाइन, ठीक हो गया, दूसरी होती है डोब्यूटामाइन और तीसरी होती है बच्चे एड्रेनालिन। ये आप लोगों की हाउस जॉब की बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे भी काम आए। ये 3 सपोर्ट्स हम लोग इनमें से सबसे पहले एक ही यूज़ करते हैं, फिर दूसरी पे जाते हैं, फिर तीसरी पे। लेकिन हम लोग को यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सपोर्ट्स पे ना ले जाना पड़े और उसके जो वाइटल्स हैं वो मेंटेन रहें। इसके अलावा बच्चे एक और बात आपने ये माइंड में हमेशा रखनी है कि जब भी ऐसे इमरजेंसी में पेशेंट आए, तो 2 चीज़ें आपकी हमेशा तैयार होनी चाहिए। एक एनजी ट्यूब और दूसरी साथ ही साथ आपका फोलिस कैथीटर। ऐसा पेशेंट जो कि डिस्ट्रेस का शिकार है, वो हेमरेज उसको हुआ है, इतनी बड़ी चीज़ है, उसकी जान जा सकती है। तो आपने उसको ये दोनों चीज़ें लाज़मी पास करनी है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसके यूरिन आउटपुट को। और एनजी डालने का बच्चे फ़ायदा ये होगा कि एनजी के साथ जब आप लोग बैग अटैच करेंगे, तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा कि अल्लाह ना करे अगर उसको दोबारा हीमेटोमेसिस की एपिसोड होती है, तो वो भी आप उसके अंदर मुहैया कर सकते हैं। कुछ इन इनिशियल बातों के बाद और साथ ही साथ बच्चे ये जैसे ही आप पेशेंट को ये इमीडिएटली रिsuscitate कर लें, उसके वाइटल्स वगैरह नोट कर लें और खास तौर पे बच्चे बीएसआर भी लाज़मी देख लीजिए। जिधर मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं वाइटल्स, वहाँ पे आप बीएसआर भी बेशक मेंशन कर दीजिए। अब मेरी बात गौर से ये सुनें कि जब आप लोग पेशेंट को ये इमीडिएटली ट्रीट कर दें, तो आप उसके बेड पे उसकी इमरजेंसी स्लिप के पीछे अटैच कीजिए एक स्लिप, या अटैच कीजिए या इमरजेंसी स्लिप के पीछे ही आप बेशक ये टेबल एक बना के इसको नोट कीजिए। यहाँ पे आपने मेंशन करना है टाइम और यहाँ पे उसके वाइटल्स में लिखने हैं। बीपी, पल्स ठीक हो गया, सैचुरेशन हो गई, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, यूरिन आउटपुट हो गया, ये चीज़ें लिखनी है। और कम से कम हर 30 मिनट्स की मॉनिटरिंग करनी है, तकरीबन 5 टू 6 आवर्स के लिए, जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता। अपनी नज़रें नहीं हटानी। उसकी जान अल्लाह ताला के बाद आपके हाथों में है, तो उसको उसके रहमो-करम पे नहीं बल्कि अपने रहमो-करम पे छोड़ना, खुद मोबाइलों और व्हाट्सऐप में नहीं लगना। उसके बाद बच्चे देखें उसके बाद बच्चे देखें, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत फ्लो चार्ट जो है ये निकाला है। हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि आपको जब भी मैनेजमेंट पूछी जाए, चाहे वो मेडिसिन का प्रॉफ हो या सर्जरी का प्रॉफ हो, आप लोगों ने हमेशा इसकी मैनेजमेंट फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखनी है। और इस फ्लो चार्ट को ऑर्नामेंट कीजिए उन चीज़ों से जो कि मैं आप लोगों को साथ-साथ बता रहा हूँ, इसी फ्लो चार्ट पे नोट करते जाइएगा। इसके आप लोग क्लिक भी ले सकते हैं और आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी बुक पे लगा सकते हैं। बहुत फैसिलिटेट करेगा आपको। ये सबसे डिटेल्ड फ्लो चार्ट जो मुझे मिला है, मैंने आपको वो दिखाया, डेविडसन से भी ज़्यादा अच्छा है ये। तो बच्चे आप ये देखें कि एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मेरा एरो है, कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है, तो फिर उसको आप लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद बच्चे ये है कि एंटीबायोटिक का प्रोफाइलैक्सिस देना बहुत ज़रूरी है। तो एंटीबायोटिक के प्रोफाइलैक्सिस में बच्चे कॉमनली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रेफ़र की जाती हैं ऐसे पेशेंट के लिए, वो होती हैं सेफ्ट्राइज़ोन और साथ ही साथ एक फ्लोरोक्विनोलोन जिसके अंदर हम लोग नॉरफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह दे देते हैं आईवी दवाई के तौर पे। इसके अलावा बच्चे टेलिप्रेसन जो है वो वेसोप्रेसन का एनालॉग है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट को मेंटेन करेगा और सोमैटोस्टैटिन जो है उसका भी यही काम है। ठीक हो गया? वेसोकंस्ट्रिक्टर नहीं लेकिन वो हेमरेज को डिक्रीज करता है। अब आप लोग ये देखें बच्चे कि आपने पेशेंट को इमीडिएटली मैनेज कर लिया तो इमरजेंसी एंडोस्कोपी अगर आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, जो इस केस में हमने गैस्ट्रोस्कोपी या एसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी हमने जिसको कहा है, विद इन 24 आवर्स आप लोग वो परफॉर्म कीजिए और देखें कि ब्लीडिंग किस ऑरिजिन की है, एसोफेजियल वेरिशियल ब्लीडिंग है या गैस्ट्रिक वेरिशियल ब्लीडिंग है। उसके बाद बच्चे एक सेकंड एक पॉइंट यहाँ से नोट करूं जो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, गैस्ट्रिक एसोफेजियल ब्लीडिंग एंड एसोफेजियल वेरिशियल ब्लीडिंग। अब बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, एसोफेजियल वेरिशियल ब्लीडिंग को पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर आप वेरिशियल बैंड लाइगेशन कीजिए। बैंड लाइगेशन बच्चे याद रखिएगा कि एंडोस्कोपिकली दो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स आप लोग दे सकते हैं पेशेंट को, एक तो एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन और दूसरी होती है स्क्लेरोथेरेपी। बैंड लाइगेशन का मैंने अभी आपको बताया, अब लाइगेट करना है, बांधना है आपने उन वेसल्स को, और स्क्लेरोथेरेपी में आपने वेसल्स का जो ल्यूमेन है उसको ऑक्लूड करना है ताकि उसमें से हेमरेज ना हो। अगर वेरिशियल बैंड लाइगेशन जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है और कंट्रोल अचीव हो जाता है ब्लीडिंग का, तो फिर आप लोग सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, ठीक है। और आप लोग साथ इसके अंदर इसने लिखा है कि अगर चाइल्ड बी क्लासिफिकेशन है और एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है, चाइल्ड सी है, तो फिर आपने मूव करना है, यानी कि चाइल्ड को क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। अगर सिरोसिस सीवियर किस्म का है और ब्लीडिंग का डर है वो मतलब दोबारा होने में, तो फिर आप लोग टिप्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस अगर अचीव हो जाता है और ब्लीडिंग नहीं हो जाती तो फिर तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसकी वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत चल के उसको देख के फिर उसको आप घर में शिफ्ट करते हैं, वरना ऐसे आप उसको नहीं बेचते। ठीक हो गया? अगर रीब्लीडिंग हो जाती है तो फिर आप दोबारा टिप्स को कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज बच्चे आप ये देखें कि वेरिशियल बैंड लाइगेशन के साथ साथ आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी देनी है, जैसे आपकी हो गई प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल का बहुत अच्छा इफेक्ट डॉक्यूमेंट किया गया है इसके अंदर। उसके बाद देखें बच्चे, अगर वेरिशियल बैंड लाइगेशन जो है उसकी वजह से वो आपने कर दिया और कंट्रोल नहीं हुई ब्लीडिंग, तो फिर आपको रिसिस्टेट दोबारा करेंगे, पेशेंट को दोबारा वही सारा फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वो करेंगे और बलून टेम्पोनेट करेंगे। बलून टेम्पोनेट के लिए एक यूज होती है ट्यूब जिसको हम कहते हैं सेंस टेकन ब्लेकमोर ट्यूब, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि उसका यूजेज क्या होता है, और वो आपका प्रॉफ का ऑस्पी का वाइवा का क्वेश्चन भी है। अगर वो भी फेल हो जाता है तो फिर आप टिप्स की तरफ ही जाएंगे। अगर गैस्ट्रिक वेरिशियल ब्लीडिंग है तो फिर बच्चे आप लोग इंजेक्शन देंगे, साइनोएक्राइलेट इंजेक्शन का या थ्रोम्बिन का। और ये यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि टिप्स जो है वो हमेशा बेहतर ही रहती है, लेकिन साइनोएक्राइलेट जेल आप दे सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस अगर अचीव हो गया इस इंजेक्शन के बाद, तो फिर आप लोग नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे, और अगर वो देने के बाद दोबारा रीब्लीडिंग होती है तो आप टिप्स की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपका प्रॉपर फ्लो चार्ट है, ये बताने के लिए कि अगर एक चीज नहीं चल रही तो दूसरी को कैसे चलाना है। ओके बच्चे, अब आप लोग ये देखें कि ये है एसोफेजियल बलून टेम्पोनेट। एसोफेजियल बलून टेम्पोनेट के अंदर बेसिकली ये जो आपको पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक ट्यूब शो की गई है, दिस इज सेंस टेकन ब्लेकमोर ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर दो बलून होते हैं, एक होता है एसोफेजियल बलून और दूसरा होता है बच्चे गैस्ट्रिक बलून। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे ये लगते हैं, वो मैं सबसे पहले बच्चे आप लोग देखिए ये वाली फिगर जिसके अंदर आपको टेकन ब्लेकमोर ट्यूब दिखाई गई है। ये पूरी आपको फिगर ऐसे आती है ऑस्पी के अंदर, आपको ऑब्जर्व स्टेशन पे आ सकती है। अपर जीआईटी ब्लीडिंग की मैनेजमेंट पूछने के बजाय वो डायरेक्ट ये रख देते हैं और कहते हैं इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम बताओ। तो ये बहुत अच्छी डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए निकाली है, इनके पार्ट्स को गौर से देख लीजिए। मैं एक दफा खुद भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, जो पहला वाला है ये है गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, जो दूसरे वाला पोर्ट है बच्चे ये है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट, और तीसरे वाला है एसोफेजियल बलून पोर्ट, और चौथे वाला है एसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट, ठीक है। यानी कि टोटल पोर्ट चार हो गए। जो बलून पोर्ट है उससे हम हवा डालते हैं या फ्लूइड डालते हैं, और एस्पिरेशन पोर्ट से निकालते हैं। इसी तरह एसोफेजियल जो पोर्ट्स हैं वो भी दो हैं, एक से डालना और एक से निकालने वाला। फिफ्थ नंबर के ऊपर बच्चे अगर आप आए तो ये आपको बहुत क्लियरली शो होगा,
ये गैस्ट्रिक बलून है, गैस्ट्रिक बलून हमेशा नीचे होता है और एसोफेजियल बलून हमेशा ऊपर होता है। दूसरी चीज हमेशा ये याद रखनी है कि गैस्ट्रिक बलून हमेशा छोटा होता है, एसोफेजियल बलून हमेशा लेंथ में बड़ा होता है। उसके बाद आप ये देखें कि ये छोटी छोटी इसके अंदर इसने ओपनिंग्स दी हुई हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक ओपनिंग्स, ठीक है, या गैस्ट्रिक आईज भी कहते हैं, या इनको हम सेंस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब की आईज भी कहते हैं। इन आईज का होने का फायदा क्या है वो मैं अभी आपको सब बताता हूँ। उसके बाद 8th नंबर पे एसोफेजियल ओपनिंग, ठीक हो गया, और 9th नंबर पे है लेंथ की मार्किंग। ये सारी इसने लेंथ की मार्किंग्स दिखाई हैं। अब इस ट्यूब को यूज कैसे कर जी बच्चे ये देखें, ट्यूब को यूज ऐसे करना है, बहुत खूबसूरत ये डायग्राम है जिसके अंदर इसने ये चीज बताई हुई है कि सबसे पहले आपने इंट्यूबेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंट को सीडेट करके ये वाला प्रोसीजर कर देते हैं कि आपने इंट्यूबेशन परफॉर्म करनी है पेशेंट की। इंट्यूबेशन करने के बाद बेसिकली जब आप डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप से एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हो ना, तो उससे ये होता है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो करने के बाद बच्चे आपने क्या करना है, ये एक रूल याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले हम लोग स्टमक वाले बैलून को स्वेल करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, एसोफेजियल बलून को एक्सपेंड नहीं करते पहले। उसकी वजह मैं अभी आप लोगों को आगे दूसरी वाली फिगर में दिखाता हूं। ये देखें, गैस्ट्रिक बलून को आपने 2 स्टेप्स के अंदर स्वेल किया, पहले 50 सीसी भरा उसके अंदर, फिर एक्सरे किया, साथ ही साथ आप ऑटोमेटेड एक्सरे उसी वक्त करते हैं, वो मौजूद होता है उसके अंदर। आप अगर आपको ट्यूब जगह पे प्रॉपरली देखें, जहां पे मेरा एरो है, ये इस तरह आपको नीचे प्रॉपरली मिलती है, ये देखिए मैं इसको जूम भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो फिर आप लोग बच्चे इसके अंदर फर्दर एयर अंदर भरते हैं, ठीक है, 200 टू 250 सीसी तक भर लेते हैं आप एयर, ये बलून और एक्सपेंड कर जाता है। अब गैस्ट्रिक बलून को पहले स्वेल करने का फायदा ये है, जरा इसको गौर से देखिए कि ये अब यहां से स्टमक के फंडस बॉडी में फिट हो गया है, ये डिसलोकेट नहीं हो सकता, ये नीचे भी नहीं जाएगा, ये ऊपर भी नहीं जा सकता। तो पहले हम इसको इन्फ्लेट करेंगे, बाद में एसोफेजियल वाले को करेंगे, क्योंकि पहले अगर हम किसी चीज को लोकेट नहीं करेंगे, एक जगह पर फिक्स नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोसीजर फेल हो जाएगा। वो करने के बाद बच्चे आप क्या करते हो कि आपने 1 kg की ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, गैस्ट्रिक बलून कंप्रेस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, रिड्यूस ईवी ब्लड फ्लो। क्या मतलब है, बेसिकली ये जो आपका बलून स्वेल करता है स्टमक वाला 200 टू 250 ml वाला, ये 1 kg की प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, 1 kg की ट्रैक्शन अप्लाई करता है गैस्ट्रोएसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे वेसल्स मौजूद होती हैं, खासतौर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स, तो उनकी कंप्रेशन हो जाती है और वो ब्लीड नहीं करती। ईवी से मुराद है एसोफेजियल वेरिशियल ब्लड फ्लो, ठीक है। उसके बाद आपने एसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करना है, 45 मिलीमीटर से कम रखना है, ठीक हो गया। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका एसोफेजियल बलून के मुतालिक 2 बातें बहुत जरूरी हैं। आप उसको तब ही इन्फ्लेट करते हैं जब आपका गैस्ट्रिक बलून फेल हो जाए वेरिशियल ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, तो फिर आप दूसरा बलून यूज करते हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि 45 मिलीमीटर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, वरना एसोफेगस के अंदर टीयर्स का और रप्चर का चांस पैदा हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि एसोफेजियल बलून को कभी भी 6 घंटे से ज्यादा हम इन्फ्लेट करके नहीं रखते। इसका तरीकाकार ये होता है गैस्ट्रिक का भी और एसोफेजियल का भी कि 4-5 घंटों के लिए या 3-4 घंटों के लिए इनको इन्फ्लेटेड रखते हैं, फिर आप 15-10 मिनट के लिए इनको डीफ्लेट करते हैं, फिर 3-4 घंटे के लिए इन्फ्लेट करते हैं, फिर 15-20 मिनट के लिए डीफ्लेट करते हैं। मेरी ये जो वैल्यूज हैं ये गलत भी हो सकती हैं क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्फ्लेट डीफ्लेट करने का फायदा क्या होता है। बच्चे आप लोगों ने 3rd ईयर की पैथोलॉजी में सेल इंजरी के चैप्टर में पढ़ी है एट्रोफी की और डिफरेंट टाइप्स, जिसके अंदर आप लोगों ने ये भी पढ़ी थी एक प्रेशर एट्रोफी भी होती है, ठीक है। तो प्रेशर एट्रोफी की वजह से अगर कोई चीज बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करती रहती है तो उस जगह की एट्रोफी या नेक्रोसिस या डैमेज हो सकता है। इसलिए आप बार बार उसको इन्फ्लेट करते हो और डिफ्लेट करते हो ताकि वो चीज अपनी नॉर्मल जगह पे भी आ जाए, ठीक है, ताकि आप एसोफेजियल और गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा है उसको आप लोग रप्चर ना कर दो या तोड़ ना दो। दूसरी बात देखें बच्चे, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी लाइन लिखी है, एडमिट टू आईसीयू एसोफेजियल और गैस्ट्रिक रप्चर्स आर नॉट अनकॉमन। ये ट्यूब हम लोग यूज करते हैं लेकिन इसके लिए बहुत एहतियात चाहिए होती है क्योंकि एसोफेजियल या गैस्ट्रिक रप्चर्स भी इसी के साथ एसोसिएटेड है।
अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ, ये डायग्राम ज़रा गौर से देखना, जो बेले की अपनी डायग्राम है। देखो अब तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि मैंने आपको बताया कि एसोफेजियल इन्फ्लेशन करते हैं, एसोफेजियल बलून और गैस्ट्रिक बलून की इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसका बलून पोर्ट और एस्पायरेशन पोर्ट इसी के लिए, हवा डालने के लिए, हवा निकालने के लिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ये देखो बच्चे, जो गैस्ट्रिक आई, ये जो इसने गैस्ट्रिक आई शो किया, ये सेंस टेकन ब्लैक मोट्यूब की आई शो किया, इसका क्या पर्पज है? इसका ये पर्पज है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सिक्रीशंस हैं जो कि इस ट्यूब की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं स्टमक के अंदर, तो उनको आप यूज करते हुए मतलब वो इसके थ्रू ट्रेवल करके बाहर आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि आप एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि बलून बेशक आपने लगाए हैं, और एसोफेगस में भी यहाँ पे बच्चे परफोरेशन होती हैं छोटी छोटी, जिसके जरिए एसोफेजियल सिक्रीशंस भी ट्यूब के जरिए बाहर आ जाती हैं। आप ये तो नहीं चाहते ना कि सारे का सारा गंद स्टमक में और एसोफेगस में जमा होता रहे, तो वो बाहर आ जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बच्चे और बता दूं, जो मैंने आप लोगों को रूल लिखवाए कुछ रिससिटेशन के, कि जब भी अपर जीआईटी की ब्लीड का पेशेंट आएगा तो आप क्या क्या करेंगे, तो उसके अंदर एक चीज लाजमी बच्चे आपने नोट करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आते साथ ही पेशेंट को आपने एनपीओ कर देना है। एनपीओ से मुराद क्या है? नील पर ओरल। उसका खाना पीना फौरन बंद कर देना है, क्योंकि हेमरेज की कंडीशन में, हिमेटोमेसिस की कंडीशन में खाना आप अलाउ नहीं कर सकते। वो सिर्फ जरासीमों का बायस बनेगा और कोई फायदा नहीं देगा। और इन केस अगर आपको पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में एडमिट करना पड़ जाता है, तो आप एनेस्थीसिया वाले पेशेंट्स को कभी भी एडमिट नहीं करते जब तक उस पेशेंट का एनपीओ 6 आवर्स का कम से कम पूरा ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें कि मैंने आप लोगों को अब ये वाले जो फिगर्स हैं ये करवा दी हैं, और मैंने सेंस टेकन ब्लैक मोट्यूब बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दी, आप लोगों को वाइवा में भी हेल्प होगी इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चे ये देखें कि एंड रिजॉर्ट या लास्ट रिजॉर्ट ट्रीटमेंट क्या बचता है। बच्चे, लास्ट रिजॉर्ट ट्रीटमेंट बचता है ट्रांसजेगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक स्टेंट शंट। ठीक है। टिप्स बेसिकली एक प्रोसीजर है। अगर मैं इसकी कुछ लाइंस यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ आप लोगों के समझने के लिए, तो मैं हाईलाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये पिक्चर है, सॉरी। लेकिन ये जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये देखें। द शंट्स आर इंसर्टेड अंडर लोकल एनेस्थेटिक एनाल्जेसिया एंड सेडेशन यूजिंग फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। इंटरनल जुगुलर वेन में या सुपीरियर वीना केवा में आप एंटर करते हैं थ्रू अ गाइड वायर। जब आप वेन के जरिए अंदर जाते हैं तो आप अल्टीमेटली रीच कर जाते हैं हिपैटिक वेन को। हिपैटिक वेन से आप पियर्स करते हैं, हिपैटिक पैरेन्काइमा में एंटर होते हैं। ठीक है। और हिपैटिक पैरेन्काइमा से आप पोर्टल वेन में जाते हैं। जब आप पोर्टल वेन में जाते हैं तो फिर आप एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे आपको सेटिस्फैक्ट्री स्टेंट की एक जगह मिल सके, जहां पे आप स्टेंट क्रिएट कर सकें। ठीक है बच्चे, बेसिकली टिप्स के प्रोसीजर किया एम क्या है? एम ये है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट हुई है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना। तो पोर्टल हाइपरटेंशन तभी कम होगी जब पोर्टल वेन सिस्टेमिक वेन के अंदर पोर डाउन करेगा, उनके अंदर से जाके ट्रेवल करेगा और हार्ट तक पहुंचेगा। अगर वो इस तरह ही जमा रहा तो वो पेरिफ्री में अम्बिलिकस पे या एसोफेजियल गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे या एनस पे आपको वेरिसेस की फॉर्म में नजर आएगा। तो 4 तरह के सर्जिकल शंट्स एग्जिस्ट करते हैं टिप्स के प्रोसीजर में। पहला जो शंट है बच्चे, ये फिगर नंबर ए इसने दिखाई है, ये है साइड टू साइड पोर्टो केबल शंट। क्या मतलब है इसका? पोर्टल वेन को, ये देखें बच्चे, अगर मैं डायग्राम जूम करके दिखाऊं आपको, तो इसने पोर्टल वेन को साइड टू साइड पीछे की तरफ जो इंफीरियर वीना की आवाज आ रही है, इससे सूचर काट दिया है। यानी कि जो भी ब्लड अब आ रहा है नीचे पेरिफ्री से, गट से आ रहा है, लोअर लिम्ब से आ रहा है, वो सारा पोर्टल, खैर गट से तो इंफीरियर, गट से तो सिर्फ पोर्टल वेन के थ्रू आ रहा है, तो वो सारा ब्लड गट वाला इंफीरियर वीना केवा में डायरेक्टली पोर हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी जो टाइप इसने बताई है वो है एंड टू एंड पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस। एक था साइड टू साइड, अब ये है एंड टू एंड। एंड टू एंड में बच्चा आप देखें कि इसने कट एंड किया है, पोर्टल वेन का जो लिवर में जा था उसको काटा है, और पोर्टल वेन का देखें ये कनेक्शन था लिवर की वेन्स के साथ, इसकी 2 ब्रांचेस बनती है ना, राइट पोर्टल एंड लेफ्ट पोर्टल, उनको काट के पोर्टल वेन का एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया है इंफीरियर वीना केवा के साथ। तीसरा जो प्रोसीजर है बच्चे वो है मीजो केवल। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि मीजो केवल से क्या मुराद है। जो आपकी पोर्टल वेन होती है वो 2 वेन से मिलकर बनती है ना, स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन राइट एंगल पे आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं पैंक्रियास के बिहाइंड, और आपकी बन जाती है पोर्टल वेन। तो आप ये देखें कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर दें इंफीरियर वीना केवा के साथ, तो इसको हम कहेंगे मीजो केवल एनास्टोमोसिस।
और आपका जो आखिरी एनास्टोमोसिस है वो है स्प्लीनोरेनल एनास्टोमोसिस। स्प्लीनोरेनल में ये होता है कि जितना भी ब्लड फ्लो आ रहा है यहाँ वहां से जीआईटी से, उस सारे को आप स्प्लीन वाले ब्लड फ्लो को सारा रीनल वेन में, लेफ्ट साइड की जो रीनल वेन होती है उसके अंदर पोर डाउन कर देते हैं, उनका एनास्टोमोसिस बनवा देते हैं और फिर रीनल वेन डायरेक्टली इंफीरियर वीना केवा में पोर करती है। तो ये आपका एंड ट्रीटमेंट है, डेफिनिटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन आप इसको कभी भी नहीं करते क्योंकि ये इन्वेसिव है। इसको आप सिर्फ तब करते हैं जब आपके बाकी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं। तो बच्चे ये थी आपकी अपर जीआईटी की ब्लीडिंग की डिटेल्ड मैनेजमेंट।